अमेरिकन पेट्रोलियम इंस्टीट्यूट का काम क्या है कि जो भी आपकी स्टील या आयरन की फैक्ट्रीज़ आ जाती हैं या पाइप इंडस्ट्री आ जाती है उसके लिए रूल्स एंड रेगुलेशंस बनाना, उसके लिए जो रिक्वायरमेंट्स है वो बताना और क्वालिफ़िकेशन रिक्वायरमेंट्स और क्वालिफ़िकेशन जो उसकी फॉर्म्स है उनके बारे में बताना। और जिसके ऊपर API ये मोस्टली जो भी पेट्रोलियम के अंदर या ऑयल एंड गैस के अंदर जो भी पाइप्स वगैरह का काम होता है तो उसके अंदर API स्टैंडर्ड को ही यूज़ किया जाता है जब भी पाइप्स की सिलेक्शन करनी होती है या पाइप को मैन्युफैक्चरिंग के अंदर यूज़ करना है या उनसे फर्दर कोई प्रोडक्शन वगैरह करनी होती है। तो इसका मेन पर्पज़ क्या होता है? इसका मेन पर्पज़ ही यही होता है कि प्रोडक्ट्स के बारे में वहाँ पे स्पेसिफिकेशंस बताना कि कोई भी प्रोडक्ट है तो उसकी क्या स्पेसिफिकेशंस होगी, वो सूटेबल है वर्किंग के लिए या नहीं है। द पर्पज़ ऑफ दिस स्पेसिफिकेशन इज़ टू प्रोवाइड स्टैंडर्ड्स फॉर पाइप suitable for use in conveying gas, water and oil in both the oil and natural industry। अब इसका मेन पर्पज़ क्या है? API स्टैंडर्ड्स का इसका मेन पर्पज़ ही यही है कि इसने पाइप्स वगैरह के बारे में वो स्पेसिफिकेशंस बतानी है, वो स्टैंडर्ड्स प्रोवाइड करने हैं जिनके अकॉर्डिंग हम पाइप्स को पानी के लिए और ऑयल के लिए और गैसेस के लिए यूज़ कर सकते हैं। और ये जो स्पेसिफिकेशंस होती हैं ये सीमलेस और जो आपके वेल्डेड आपके पाइप होते हैं उन दोनों को कवर कर रहे होते हैं। सीमलेस जो होते हैं जिनकी पूरी ही एक लेंथ होती है और वेल्डेड जो होते हैं जिनके डिफरेंट जो पीसेस हैं उनको ज्वाइन किया जाता है। और उसके बाद ये क्या करती है कि जो पाइप्स के जो बेल्ट एंडेड पाइप्स हैं या थ्रू द फ्लो लाइन जो फ्लो लाइन के अंदर आ जाते हैं या आपके जो एंड्स के ऊपर प्रिपेयर किए जाते हैं या उनकी जो कपलिंग के लिए उनकी जो चूड़ियाँ वगैरह निकाली जाती हैं, इन तमाम चीज़ों को ये कवर कर रहा होता है। उसके बाद Product specification level requirements for two products specification level PSL1 and PSL2. These two PSL designation defines different level of standards technical requirements. PSL2 has mandatory requirements for carbon equivalent, noise toughness, maximum yield strength and the maximum tensile strength. These and other differences are summarized in Appendix J. अब इसके अंदर क्या होता है? प्रोडक्ट स्पेसिफिकेशन का मतलब कि प्रोडक्ट स्पेसिफिकेशन ये बता रहा होता है कोई भी जो प्रोडक्ट है जो पाइप है उसकी ओवरऑल क्या उसकी रिक्वायरमेंट्स हैं, क्या उसकी स्पेसिफिकेशंस होंगी। इसके अंदर ये प्रोडक्ट स्पेसिफिकेशन लेवल 1 और 2 बताता है और जो लेवल 2 है तो वो मोस्टली डिस्कस कर रहा होता है उन रिक्वायरमेंट्स को जो कि एक पाइप के अंदर रिक्वायर्ड वहाँ पे मैंडेटरी हैं, लाजमी हैं, उनको वहाँ पे ऐड करना ज़रूरी है। अब उसके ज़रिए क्या होगा? एक तो पाइप की जो टेंसाइल स्ट्रेंथ है और दूसरी यील्डिंग स्ट्रेंथ है। टेंसाइल स्ट्रेंथ कौन सी होती है? वो स्ट्रेंथ वो पॉइंट जिसके ऊपर एक पाइप आके मैक्सिमम स्ट्रेंथ जहाँ पे पाइप आके अपने आपको दो हिस्सों में कन्वर्ट कर देते हैं। जैसे ये पेंसिल है, अब इस पेंसिल को क्या करता हूँ, अगर मैं बेंड करता हूँ, बेंड करने के बाद जब इसको आप बेंड करते जाते हैं तो एक लेवल ऐसा भी आता है कि जहाँ पे अब इसने क्या करना होता है, अपनी जो शेप है उसको बिल्कुल चेंज कर देता है और अपने आप को दो हिस्सों में कन्वर्ट कर देता है। और वो पॉइंट जहाँ पे आके ये पेंसिल दो हिस्सों के अंदर कन्वर्ट हो जाएगी, उस पॉइंट को हम किसका नाम देते हैं? मैक्सिमम टेंसाइल स्ट्रेंथ का। यील्डिंग स्ट्रेंथ कौन सी है? ये स्ट्रेंथ जिसके अंदर एड प्रोडक्ट जो है उसको जब आप बेंड कर रहे हैं, बेंड करने के बाद जब आप उसको छोड़ रहे हैं तो वापस वो अपनी ओरिजिनल शेप के अंदर आ जाता है। ये क्या होती है? यील्डिंग स्ट्रेंथ। और मैक्सिमम यील्डिंग स्ट्रेंथ कौन सी होती है? वो स्ट्रेंथ जहाँ पे एक जो प्रोडक्ट है ओरिजिनल शेप के अंदर आ जाएगा, उसकी जो सरफेस के अंदर किसी लेवल की चेंजिंग नहीं आएगी। और जब उस मैक्सिमम यील्डिंग स्ट्रेंथ को आप एक्सीड करेंगे उसके बाद उस प्रोडक्ट के अंदर आपको चेंजिंग नज़र आएगी, उस प्रोडक्ट की शेप के अंदर जो चेंजिंग नज़र आएगी और उसके बाद वो चेंजिंग आगे जाती जाती उस पॉइंट पे पहुंच जाती है जहाँ पे अब जो प्रोडक्ट है फर्दर कोई फोर्स बियर नहीं कर सकता। तो उस फोर्स को हम किसका नाम दे देते हैं? मैक्सिमम टेंसाइल स्ट्रेंथ का नाम देते हैं। तो अब ये दोनों स्ट्रेंथ जो है वो PSL लेवल 2 के अंदर वहाँ पे मैंडेटरी होती हैं कि कार्बन जो है, कार्बन क्या कर रहा होता है? इन यील्डिंग स्ट्रेंथ को वहाँ पे इंप्रूव कर रहा होता है और इसकी रिक्वायरमेंट्स को भी फुलफिल करता है। उसके बाद ग्रेड्स क्या होते हैं? जो ग्रेड्स होते हैं मोस्टली इनको यूज़ किया जाता है कि जो प्रोडक्ट है वो उसकी कैपेबिलिटी क्या होगी, जो प्रोडक्ट है उसकी लिमिट क्या है, प्रोडक्ट कितना वहाँ पे बियर कर सकता है। जैसे आप देख रहे होते हैं कि बाज़ार में जाएं तो आपको ग्रेड F तक प्रोडक्ट मिल रहे होंगे, अब मीन फेल्ड। जो प्रोडक्ट लेंगे और बस यूज़ जैसे ही करेंगे तो उससे पहले वो फेल हो जाएगा। A B C D E F ये सारे जो ग्रेडिंग्स हैं ये बता रही हैं कि जो A है वो सबसे क्या है? अच्छा है,
उसके अंदर जो मटेरियल है प्रॉपर आपका यूज़ हुआ है, उसकी टेस्टिंग हुई है, और उसके अंदर जो डिफरेंट उसके कंपाउंड्स हैं, जो उसकी मैकेनिकल प्रॉपर्टीज़ हैं, वो भी उसके सूटेबल हैं। फिर जो ग्रेड इसी तरह एक्सीड करते जाते हैं, ऊपर जाते हैं, तो उसके अकॉर्डिंग उसकी जो क्वालिटी है वो भी उसके अंदर वेरिएशन आती जाती है। PSL1 पाइप कैन बी सप्लाइड इन ग्रेड A25 थ्रू X70, और PSL जो लेवल 1 आ जाता है जिसके अंदर जो स्ट्रेंथ्स वगैरह ये इतनी वहाँ पे मैंडेटरी नहीं होती हैं, इनकी जो ग्रेडिंग्स है वो भी A25 से लेकर X70 तक जाती हैं। और उसके बाद PSL लेवल 2 कैन बी सप्लाइड इन ग्रेड B थ्रू X80। जो ए वाला ग्रेड होगा जिनके साथ ए लगा हुआ है वो उसका मतलब क्या होगा, ये प्रोडक्ट स्पेसिफिकेशन लेवल 1 को कंप्लाई कर रहे हैं, और जिनके अंदर 2B लगा होगा या उनके अंदर आपका X80 तक वैल्यू जा रही है, तो वो प्रोडक्ट्स जो होंगे तो वो PSL 2 को कवर कर रहे होंगे, उस ग्रेड के पाइप्स होंगे। उसके बाद क्लास 2 जो स्टील है वो आपकी मोस्टली rephosphorized and probably has better threading properties than class 1। मोस्टली क्लास 2 जो होती है उसको कहा जाता है कि इसकी जो चूड़ियाँ होती हैं वो ज़्यादा बेटर होती हैं एज़ कम्पेयर टू क्लास 1, और इट मे बी समटाइम मोर डिफ़िकल्ट टू बेंड, और बाज़ औक़ात जो क्लास 1 होती है तो उसको क्या कहा जाता है, हैज़ हाईली फॉस्फोरस कंटेंट देन क्लास 1, और उसके अंदर जो फॉस्फोरस कंटेंट होता है क्लास B के अंदर वो भी क्या होता है, क्लास 2 के अंदर वो भी ज़्यादा होता है, और इट मे बी समटाइम मोर डिफिकल्ट टू बेंड, और हो सकता है बाज़ औक़ात क्लास 2 की जो स्टील होगी उसको बेंड करना ही मुश्किल हो जाए, उसको आप बेंड ही नहीं कर पाते। उसके बाद आ जाता है कि डायमेंशंस क्या होती हैं। डायमेंशन वो साइजेस होते हैं, वो आपकी डिफरेंट डेजिग्नेशंस होती हैं जिनके अकॉर्डिंग आप प्रोडक्ट को वहाँ पे उसका इनर और आउटर जो डायमीटर है उसको चेक कर रहे होते हैं। उसकी जो लेंथ वगैरह होती है, उसकी जो विड्थ होती है, उसकी जो थिकनेस है, इन चीज़ों को चेक करने के लिए जो यूनिट्स जो आप यूज़ करते हैं उनको हम किसके अंदर शामिल कर रहे होते हैं, डायमेंशंस के अंदर कर रहे होते हैं। और जो PSL1 आ जाता है, PSL1 कैन बी सप्लाइड इन साइजेस रेंजिंग फ्रॉम 0.405 थ्रू 80। अब जो PSL1 आ जाता है तो इसके जो साइजेस हैं वो 0.45 इंचेस से लेके 80 इंचेस तक जाते हैं, और जो PSL लेवल 2 आ जाता है तो इसके जो साइजेस हैं उनकी जो रेंज है वो स्टार्ट होती है 4/1/2 से लेके 80 तक हो जाती है। अब जो मतलब स्मॉल साइजेस हैं वो PSL1 कवर कर रहा होता है, और जो लार्ज साइजेस हैं मोस्टली जो आपके 4 इंचेस से जो स्टार्ट होते हैं उसके अंदर वहाँ पर PSL लेवल 2 आ रहा होता है। उसके बाद यूनिट्स क्या होती हैं, वो स्पेसिफिकेशंस होती हैं जो कि किसी भी चीज़ को मैयर करने के लिए यूज़ की जाती है, जिस तरह kg है, इंचेस हैं, सेंटीमीटर है, मिलीमीटर है, नैनोमीटर है। अब ये यूनिट्स हैं, जब भी हमने क्या करनी होती है इनको यूज़ करना होता है। जैसे सिस्टमेटिक इंटरनेशनल जो यूनिट है मैट्रिक है। अब मैट्रिक यूनिट जो होती है तो ये यूज़ की जा रही होती है मोस्टली आपकी चीज़ों को मैयर करने के लिए। उसके बाद आपकी कस्टमरी या SI जो यूनिट्स हैं इनको सेपरेटली डिफरेंट स्टैंडर्ड्स वगैरह बनाए जाते हैं, और इनकी डिफरेंट वैल्यूज़ होती हैं, और उनके अंदर इनके जो स्टैंडर्ड्स हैं उनके अंदर इनकी वैल्यूज़ बताई जाती हैं। जिस तरह 1 फीट इक्वल टू 12 इंचेस, अब ये ऑलरेडी क्या हो गया है, स्टैंडर्ड बन गया। रेफरेंसेस क्या होते हैं, रेफरेंसेस वो स्पेसिफिकेशंस होती हैं या वो चीज़ें होती हैं जो हम यूज़ करते हैं जब भी हमने किसी चीज़ की कंपैरिजन करना होता है। हम रेफरेंस देते हैं ना कि हाँ ये चीज़ यहाँ पे डिनोट है। जैसे हम अभी रेफरेंस किसका दे रहे हैं, API स्टैंडर्ड का, PSL1 का, PSL2 का। अब ये रेफरेंसेस हैं जो हम बता रहे हैं कि इनके अंदर जो स्पेसिफिकेशन दी गई हैं इनके अकॉर्डिंग आपने क्या करना है, कंप्लाई करना है। अब इसी के अंदर हमारे पास डिफरेंट जो रेफरेंसेस आ जाते हैं जिसके अंदर RF5A3 आ जाता है, उसके बाद स्पेसिफिकेशन 5B आ जाता है, RP5L1 आ जाता है, RP5L3 आ जाता है। अब इसके जो सबसे पहले आ जाता है RP5A3, ये किसके बारे में है, थ्रेड्स कंपाउंड फॉर कास्टिंग, केसिंग, ट्यूबिंग एंड लाइन पाइपिंग। मोस्टली ये उन कंपाउंड्स के लिए है जिनके अंदर आप क्या कर रहे होते हैं, जो पाइपिंग के लिए आप यूज़ कर रहे हैं, जो केसिंग के लिए यूज़ कर रहे हैं। केसिंग मतलब जब आप ये वेल बोर तैयार कर रहे होते हैं तो इसके अंदर पाइप डाले जाते हैं ताकि जो आपका आउटसाइड का जो कंटेमिनेशंस हैं, मिट्टी वगैरह है, वो पानी के अंदर शामिल ना हो, ऑयल के अंदर शामिल ना हो। एक सेफ और सिक्योर इन्वायरमेंट बनाने के लिए आप पाइपिंग कर रहे होते हैं, केसिंग कर रहे होते हैं। और ट्यूबिंग वगैरह और इनके अंदर ये इनके बारे में क्या करता है, रेफरेंसेस प्रोवाइड करता है। फिर स्पेसिफिकेशन 5B ये मोस्टली थ्रेडिंग के बारे में, मतलब चूड़ियों के बारे में बता रहा होता है कि उनके अंदर गॉज वगैरह क्या होगा, इंस्पेक्शन कैसे करनी है। उसके बाद RP5L1 ये रिकमेंडेड प्रैक्टिसेस बताता है रेल रोड ट्रांसपोर्ट ऑफ लाइन पाइप्स, कि जब भी आपने किसी रेल के ऊपर किसी पाइप को ट्रांसपोर्ट करना है वो किस तरह करना है। जो हमें ये रेफरेंसेस डिटेल के अंदर जो आपके API स्टैंडर्ड्स हैं
जो कि 18 पेजेस का आपका PDF है, उसके अंदर ये सारे वहाँ पे कवर होंगे। उसके बाद हमारे पास कुछ डेफिनेशंस आ जाती हैं, जिसके अंदर सबसे पहले आपकी आ जाती है कैलिब्रेशन। कैलिब्रेशन का मतलब द एडजस्टमेंट ऑफ इंस्ट्रूमेंट टू अ नाउन बेसिक रेफरेंस ऑफन ट्रेसेबल टू द नेशनल इंस्टीट्यूट स्टैंडर्ड्स एंड टेक्नोलॉजी और एन इक्विवेलेंट ऑर्गेनाइजेशन। अब इसके अंदर कैलिब्रेशन का मतलब होता है कि उस टूल को क्या करते हैं, आप उस यूनिट के साथ मैच कर रहे होते हैं जो रेफरेंस के तौर पे आप यूज़ करते हैं। जैसे आप देखते हैं कि वेट मशीन्स हैं, अब इनके ऊपर क्या होता है कि बाज़ औक़ात आप कोई वेट रख के उसको ज़ीरो कर देते हैं, अब उसके बाद जो वेट कैलकुलेट हो रहा होता है वो ओरिजिनल बॉडी का कैलकुलेट हो रहा होता है। अब इसके अंदर क्या किया जा रहा है, कैलिब्रेट किया जा रहा है कि ताकि आपके पास जो रीडिंग आए वो बिल्कुल एक्यूरेट आए। वर्नियर कैलिपर आपने देखा होगा, जिसको आपने स्क्रू गेज और वर्नियर कैलिपर को जब भी यूज़ किया जाता था पहले उसका जीरो एरर चेक किया जाता था कि उसकी जो मूवेबल जो स्केल है और जो उसका फिक्स स्केल है उन दोनों की जो जीरो वाली लाइन है वो मैच हो रही है कि नहीं हो रही है। अगर वो मैच हो रही होती थी तो इसका मतलब था कि वो स्केल बिल्कुल एक्यूरेट रीडिंग देगा। अगर उसके अंदर वो लेफ्ट साइड पे है या राइट साइड पे है तो उसके अंदर एडिशन या सब्ट्रैक्शन की जा रही होती थी। तो उसके अगर ये कैलिब्रेशन ही होती है जिसके अंदर क्या किया जाता है, किसी भी इंस्ट्रूमेंट को एडजस्ट किया जाता है, उसको सेट किया जाता है कि किस तरह हमने उसको यूज़ करना है ताकि जो वैल्यूज़ हैं वो वहाँ पे प्रॉपर्ली आप आइडेंटिफाई कर सकें। फिर आ जाता है कार लोड, द क्वांटिटी ऑफ पाइप लोडेड ऑन अ रेल कार फॉर शिपमेंट फ्रॉम द पाइप मेकिंग फैसिलिटीज। उसके बाद कार लोड क्या होता है कि कितनी क्वांटिटी किसी पाइप की जो है वो आप किसी कार के ऊपर लोड कर रहे हैं जब भी उसने एक जगह से दूसरी जगह लेके जाते हैं। मीन के कैपेसिटी ऑफ अ कार विच कैन ही यूज्ड ड्यूरिंग ट्रांसपोर्टेशन। कोल्ड एक्सपेंडेड पाइप कौन से हैं? पाइप दैट वाइल एट एम्बिएंट मेल टेम्परेचर हैज रिसीव्ड अ permanent increase in outside diameter or circumference of at least 0.3% through its length by internal hydrostatic pressure in closed eyes or by an internal expanding mechanical device। कोल्ड एक्सपेंडेड पाइप वो है जो कि अपने नॉर्मल टेम्परेचर के ऊपर जब उसमें से कोई लिक्विड वगैरह पास हो रहा है या उसके अंदर से कोई चीज़ पास हो रही है उसके प्रेशर की वजह से उसका जो साइज़ है उसके अंदर 0.3% एक्सपेंशन आ जाए, इतना वो फैल जाए, उसे हम किसका नाम देते हैं, कोल्ड एक्सपेंशन का। तो इसी की जगह अगर हम बात करें हॉट एक्सपेंशन की, मतलब वो टेम्परेचर जो कि हम किसी पाइप का जो साइज़ है इंक्रीज करने के लिए हम उसको देते हैं और उसके बाद कर रहे हैं। जिस तरह आप स्टील की एग्जांपल ले लें, स्टील का जब भी साइज़ चेंज करना होता है पहले उसको हीट किया जाता है, हीट करने के बाद डिफरेंट जो उसके पास टूल्स हैं एडजस्टमेंट के लिए उनके थ्रू उसका साइज़ चेंज किया जा रहा होता है। उसके बाद आ जाता है डिफेक्ट। डिफेक्ट का मतलब क्या होता है? डिफेक्ट का मतलब जब आप कोई प्रोडक्ट तैयार कर रहे हैं उसके अंदर जो आपने ओवरऑल रूल्स एंड रेगुलेशन बनाए थे या स्टैंडर्ड्स तय किए थे उनसे वेरिएशन आ गई है, वो फुलफिल नहीं हुए। जैसे कोई आपने एक पाइप था कि हमने पाइप जो तैयार करना है उसके अंदर कोई भी वहाँ पे पोरस नहीं होना चाहिए, मतलब छोटे छोटे सुराख नहीं होने चाहिए, बिल्कुल वो फिल होना चाहिए। और जब आपने तैयार किया उसके ऊपर कोई एक दो सुराख या थोड़े नज़र आ गए, अब ये क्या बता रहा है, डिफेक्ट है कि इस पाइप के अंदर कमी है, कि इसके अंदर कोई इशू वगैरह आ रहा है। उसका हीट क्या होती है, द मेटल प्रोड्यूस बाय अ सिंगल साइकिल ऑफ अ बैच मेल्टिंग प्रोसेस। हीट मतलब जब भी आप किसी मेटल को तैयार कर रहे होते हैं, उसका वहाँ पे कोई प्रोडक्ट तैयार कर रहे होते हैं, उसके अंदर जो आपको चीज़ रिक्वायर्ड होती है वो हीट होती है जो उसको क्या कर रही है, साइकिलिंग के अंदर काम कर रही होती है। हीट एनालिसिस क्या होता है, द केमिकल एनालिसिस रिप्रेजेंटेटिव ऑफ अ हीट एज रिपोर्टेड बाय द मेटल प्रोड्यूसर। अब हीट एनालिसिस मतलब वो हीट जो कि एक प्रोडक्ट को डिवेल्प करने के लिए उसकी मैन्युफैक्चरिंग के लिए रिक्वायर्ड होगी, और वो जब एनालिसिस की जाती है तो उसे हम हीट एनालिसिस का नाम भी देते हैं। नेक्स्ट आ जाता है इम्परफेक्शन। इम्परफेक्शन का मतलब क्या है, डिसकंटिन्यूटी और इरेगुलरिटी इन द प्रोडक्ट डिफेक्ट्स बाय मेथड आउटलाइंड इन द स्पेसिफिकेशन। जो स्पेसिफिकेशंस आपने तय की हुई हैं उनके अकॉर्डिंग जब आप प्रोडक्ट तैयार नहीं कर रहे होते उसको हम किसका नाम देते हैं, इम्परफेक्शन का नाम देते हैं। मतलब जो आपके ऑलरेडी स्टैंडर्ड्स तय हो चुके थे उनको जब फुलफिल नहीं करते, उसमें से कोई कम रह जाता है, उसे हम इम्परफेक्शन का नाम देते हैं। इंस्पेक्शन लॉट का नाम क्या होता है, आर definite quantity of product manufactured under conditions that are considered uniform for the attribute to be inspected।
अब सेम कंडीशन के अंदर आप मल्टीपल प्रोडक्ट्स बना रहे हैं, कोई 1000 प्रोडक्ट तैयार कर दिया, जिनको आपने ये करना है कि उनके ऊपर सेम रूल्स एंड रेगुलेशन, सेम स्पेसिफिकेशंस अप्लाई हो रही हैं और उनको चेक करना है, उसे हम कहते हैं इंस्पेक्शन लॉट। अब मतलब जब आप किसी इंडस्ट्री के अंदर जाएंगे तो उसके अंदर अगर बॉटल्स तैयार हैं तो बॉटल्स की थॉरली एक ही इंस्पेक्शन की जाएगी। उसके अंदर जो बॉटल्स हैं उनके कुछ हैं पीसीज लिए जाएंगे, क्यों? उसके अंदर जो रिपोर्ट्स हैं वो बता रही हैं कि इनके दौरान टोटल एक ही टेक्नोलॉजी फॉलो की गई है और यूनिफॉर्म प्रोडक्ट्स हैं। अगर डिफेक्ट एक के अंदर है मतलब डिफेक्ट तकरीबन सबके अंदर मौजूद होगा। तो इसके अंदर फिर जो आपका इंस्पेक्शन लॉट है मतलब वो क्वांटिटी होती है जो प्रोडक्ट्स तैयार किए जाते हैं, उनकी जो इंस्पेक्शन एक बार करनी होती है। मैन्युफैक्चरर कौन होता है? एक फर्म होती है, कंपनी होती है या कॉरपोरेशन होती है जिसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि कोई भी प्रोडक्ट को तैयार करेगी स्पेसिफिकेशंस के अकॉर्डिंग। उसे हम किसका नाम, उसे हम नाम देते हैं मैन्युफैक्चरर का। फिर आ जाता है मे यूज एज वर्ब टू इंडिकेट दैट आ प्रोविजन इज ऑप्शनल। जिस जगह पे जिस स्टैंडर्ड के अंदर मे लिखा होगा उसका मतलब ये होगा ये चीज़ ऑप्शनल है। इस चीज़ को अगर आप करेंगे तो प्रोडक्ट आपका इंप्रूव होगा, अगर आप इसको स्किप भी कर देते हैं तो कोई इशू नहीं होगा। उसके बाद पाइप मिल भी क्या होती है? एक फैसिलिटी होती है जहाँ पे पाइप्स वगैरह तैयार किए जा रहे होते हैं। उसके बाद आ जाता है प्रोसेसर, a firm, company or corporation that operate facilities capable of heat treating pipe made by a pipe mill। प्रोसेसर का मतलब वो कंपनी या वो फर्म या वो कॉरपोरेशन जो हीट प्रोसेसेस को अडॉप्ट करते हुए किसी पाइप को बनाती है, हीट ट्रीटमेंट कर रही होती है। प्रोडक्ट एनालिसिस का मतलब क्या है? अ केमिकल एनालिसिस ऑफ द पाइप, प्लेट और स्कल्प। किसी भी पाइप का, किसी भी प्लेट का या किसी भी स्कल्प का जब एनालिसिस किया जाता है उसे हम किसका नाम देते हैं? प्रोडक्ट एनालिसिस का नाम देते हैं। फिर आ जाता है पीएसएल ये एक एब्रिविएशन है, इसका फुल फॉर्म है प्रोडक्ट स्पेसिफिकेशन लेवल। शेल कब यूज़ होगा? यूज टू इंडिकेट दैट प्रोविजन इज़ मैंडेटरी। जब किसी चीज़ के अंदर कि वो आपने लाजमी करनी है फ्यूचर के अंदर, उसके अकॉर्डिंग चीज़ को डेवलप करना है, तब वर्ड यूज़ होगा शेल। शुड कब यूज़ होगा? यूज टू इंडिकेट दैट अ प्रोविजन इज़ नॉट मैंडेटरी बट इज़ रिकमेंडेड एज गुड प्रैक्टिस। शुड का मतलब कि करना चाहिए कि ये चीज़ अगर आप करेंगे तो आपका जो प्रोडक्ट है वो ज़्यादा इंप्रूव्ड होगा, तो उसके अंदर वो मैंडेटरी नहीं है। स्पेशल प्रोसेसेस कौन से होते हैं? फाइनल ऑपरेशंस परफॉर्म ड्यूरिंग द पाइप मैन्युफैक्चरिंग दैट अफेक्ट और ट्रिब्यूट कंप्लायंस रिक्वायर्ड इन दिस स्पेसिफिकेशन। अब स्पेशल प्रोसेसेस वो प्रोसेसेस होते हैं जो कि आपके फाइनल ऑपरेशंस के अंदर परफॉर्म किए जाते हैं, जिसके अंदर वहाँ पे पाइप मैन्युफैक्चरिंग वगैरह अट्रीब्यूट करती हैं और इसके अंदर तमाम जो स्पेसिफिकेशंस हैं उनको देखा जा रहा था कि कंप्लाई की गई है या नहीं की गई। क्लियर? बहुत है, उसे टेंशन नहीं है, टेंशन आप